हेलो एवरीवन। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है, आज हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे कर रहे हैं, आपने अभी हमारा 3 लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में कवर किया गया है। तो इसमें हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लगभग आप देखेंगे तो 10-15 प्रकार के पेपर कंडक्ट कराते हैं। जैसे आई टेस्ट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, आप हर क्वेश्चन के नीचे देखते जाएंगे। तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेपर कंडक्ट कराता है उसमें अभी तक इन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आपको गारंटी मान के चलिए कि कंप्यूटर वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि कंप्यूटर से लगभग 15 क्वेश्चन के 15 नंबर के आसपास आएंगे। प्लस अगर जो एक उन्होंने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो साइंस टेक वाला पोर्शन उसमें भी 5 नंबर का है। तो टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट कंप्यूटर होगा या उसके बाद जो डेवलपमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो मान के चलिए लगभग 15 से 18 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यूपी ट्रिपल एससी का क्या है कि आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप हम लोग इसे क्वेश्चन देखेंगे प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, आप बस किसी भी टाइम आप बहुत हो तो 1.25 वीडियो स्पीड बढ़ा के किसी भी टाइम घूमते टहलते खाते पीते बस वीडियो को देख के जाइए, आपको पेपर में बहुत ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाइएगा कहाँ पे पूछा गया कैसे, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट टाइम कम है इसलिए देखते चलेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो कहना कि कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणित तर्क इकाई ALU ठीक है क्या करती है। तो क्या करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंक गणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती है। अब देख लेते हैं क्या है कि ALU क्या होता है। तो अंक गणित तर्क इकाई, इसका हिंदी होता है ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह यूनिट अंक गणितीय गणनाएं जैसे क्या होगा कि जोड़ घटाव गुणा भाग और बुलियन लॉजिकल गणनाएं जैसे एंड OR नॉट करती है तथा ALU प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और ये CPU के निर्देश को निष्पादित करने में सहायता करता है। किसके मतलब निर्देशों को पालन करता है या निष्पादित करता है, तो CPU के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ताओं प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है। तो थोड़ा सा जैसे अगर आप लोग नहीं है इन सब में आता तो सीधे क्वेश्चन में वहीं पेपर में मार्क कर लिया करे गोला कि अच्छा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे आर्किटेक्चर हो गया या डेटा मैनेजमेंट हो गया तो इसमें दिया कि इसकी खोज किसने नहीं की थी ये बताना है। ठीक है, नाम दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको देखिए जॉन वॉन न्यूमैक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी और डी है टिम बर्ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी मतलब WWW। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हालांकि आगे डिस्कस करेंगे तो पूछा भी गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए, मतलब ये गलत है और सब सही है। तो आपको क्या करना है, सीधे जैसे कहीं पे ये खोज करता है इन सब पे अगर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए लेटेस्ट 2025 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये टफ होता है कहेंगे। तो जॉन वॉन न्यूमैन क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैक किल्बी है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है और टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी और एलन ट्यूरिंग में अंगणितीय कंप्यूटर वैज्ञानिक गणनाएं। ठीक है, 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, ठीक है क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोसेसिंग भाषा का विकसित किया था। तो कौन सी विकसित किया था, तो ये फोर्टेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखते हैं, देखिए बी। तो 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मतलब IBM के बैकस और उनकी टीम ने फोर्ट्रेन प्रोसेसिंग भाषा विकसित किया और ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया यह पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड से रिपीट होते क्वेश्चन। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, तो उन्होंने 8, 10, 2 और 16, तो इसका क्या है, तो 16 है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार जो होता है 16 होता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। हेक्साडेसिमल जो है में
मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 अंक और अक्षर में देखेंगे तो A से F तक, जहाँ A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15 तक होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो अगर देखिए हेक्साडेसिमल संख्या क्या होती है 16। अब थोड़ा सा अगर आप लोग इसको भी ध्यान देंगे तो हो सकता है यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन बनाना चाहे कि भाई 0 से 10 तक होती है या 0 से 9 तक होती है, कुछ चेंज करना चाहे तो आप लोग एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन जो बनेंगे टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो पहला दूरसंचार उपकरण क्या था, तो पहला टेलीग्राफ, ठीक है। भारत में डाक और दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई थी, ठीक है। तो कोलकाता की बात हो रही है, कब हुई थी 1850 में। तो 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था और डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था, ठीक है। 1881 में देश में पहली बार औपचारिक रूप से टेलीफोन सेवाएं की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इतिहास उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट POST का क्या अर्थ होता है। तो होता है पोस्ट का अर्थ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी हो गया, अब देखिए यहाँ पे पढ़ते वक्त थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर, अब यहाँ से कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया तथा अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पोस्ट का मतलब आपने पोस्ट के बारे में देखिए, सीधे पोस्ट का अर्थ तो पता चल गया, लेकिन इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें जानकारी मिल गई तो हो सकता है कि देखिए इनका ये फेवरेट टॉपिक है पोस्ट से क्वेश्चन बनाना है, तो अंदर कुछ बनाएंगे तो आपको सीधे इस थोड़ा सा पता चल गया तो आप यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा कर ले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में किया गया था। वो कब किया गया था, तो 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में हुई थी। यह ISI में स्थापित होने वाला भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर, इसको जो क्या था, ये पहला एनालॉग कंप्यूटर था, भारत में प्रथम कंप्यूटर भी माना जाता है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम कहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर स्थापित हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या हुआ, तो भाई अगर डेटा का वही बैकअप नहीं हुआ तो डेटा लॉस होगा, सीधे आंसर है इसका, डेटा हानि होगी, ठीक है। तो वही इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट की कैलकुलेटर, तो अगला क्वेश्चन है जो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धतियों पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा C, डिजिटल कंप्यूटर। तो कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर पद्धतियों पर मतलब कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार का गणितीय गणना करता है, ठीक है। तो इसका बेसिक वो चीज़ें हैं, मैं ध्यान रखिएगा। जो कैलकुलेटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो न केवल UPSSC बल्कि यूपी में बहुत सारे पेपरों सीधे रिपीट हुआ था। इसका नाम क्या था, परम। देखिए इसका नाम है परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में CDEC द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारत में मतलब ये तो प्रथम हो गया, परम 8000 ये प्रथम वाला सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद है आदित्य भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो पहला ये सुपर यहाँ पे परम 8000 याद रखिएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। तो सब सेकंड जनरेशन कब देखी गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है A 1940 मतलब 1940 से 56 के बीच में, 63 से 72, फिर 73 से वर्तमान तक और फिर 56 से 63 के बीच में। तो कब देखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा C। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया था, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन
बर्डिन और वाल्टर ब्रैटन ने किया था। अब कह रहे हैं वही देखिए, अब यहाँ पे द्वितीय पूछा तो यहाँ पे पूछ लिया कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1965। अब देखिए 63 से ख़त्म हो, अगर आपको पहला याद है तो सीधे अब यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सीधे पता चलेगा कि भाई यहाँ तो इस ये टाइम पीरियड तो पहला का था, तो ये नहीं होगा, ये इस क्योंकि 63 तक तो पहला दूसरा ही चला है, ठीक है, तो दूसरा ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, तो वर्तमान तो कंप्यूटर और आगे बढ़ गया तो इसका सीधे भी हो जाएगा। आपको बस एक अगर दूसरा वाला याद है तो उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तृतीय पीढ़ी जो है 65 से 71 के बीच में है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में माना जाता है, तो वही कंप्यूटर, वही बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत क्वेश्चनों में देखेंगे तो रिपीट हुआ है। तो इसमें चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई मतलब ALU, देखिए ALU से यहाँ पे ALU से पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया था, ठीक है। अब करें निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए मुख्यतः संबंध है, तो इसका हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। अब देखिए नेक्स्ट मतलब 15वां है, कह रहे हैं कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, ठीक है। पहला स्पेस है, इसमें जो ऑप्शन है इसमें फिल करना है, तो कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग आमतौर पर द्वि आधारित संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है, तो डिजिटल, ठीक है। सीधे आपको डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। क्या डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, शिक्षा आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्वि आधारित संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 में JW मैचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो पहला है इसको इनैक कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो इनैक कंप्यूटर को डॉक्टर JW मैचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्से के बनाया गया था पहले कंप्यूटर। कब बनाया गया था, 1943 में इसका प्रयोग शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। और किस प्रोजेक्ट के, तो प्रोजेक्ट PX के नाम से जो है अमेरिकी सेना के अनुदान से 1946 में यह आविष्कार पूरा किया गया था, ठीक है। किसमें, प्रोजेक्ट PX के थ्रू USA के सेना के मतलब फंडिंग के थ्रू समझ लीजिए कि इसको बनाया गया था। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि इसमें मतलब इसमें आपको बस रट लेना है ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीट होते हैं सीधे। तो कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है, तो इसका आंसर होगा B मतलब मशीन स्तर की भाषा। तो कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन भाषा है। इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में आता है तथा यह कब होती है, केवल 0, 1, 2 अंकों के प्रयोग द्वारा निर्मित श्रृंखलाओं से लिखी जाती है। अगला देखते हैं कि देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत अधिक प्रभावित किया है, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी, तो किसके द्वारा व्यक्त की गई थी, तो इसका हो जाएगा वही जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे मतलब वही वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है, तो कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव मानी जाती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI अभी चल रहा है ना बहुत सारी चीज़ AI का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 5वीं पीढ़ी चल रहा है उसके बारे में एक मूल मतलब कहते बेसिक कहते हैं न्यू मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पढ़ा होगा आपने अभी क्वेश्चन देखे, तो सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर पूछ लिया गया
थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछ लेगा, ये पाँचवीं पीढ़ी से कंप्यूटर क्वेश्चन है। देख रहे हैं, तो हल्का सा बस चेंज करके वो रिपीट कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। पाँचवीं पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर की मदद से बनाया गया। कंप्यूटर की यह पीढ़ी सामान्यतः प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। पहले यांत्रिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको पास्कल लाइन कहा जाता है। अब देखिए कुछ टॉपिक, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए कैलकुलेटर से रिलेटेड ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पीढ़ी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ इनका फिक्स एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो बहुत होगा अगर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे तो इन सब टॉपिकों को उठा के इसे कैलकुलेटर के बारे में पढ़ लेंगे, कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में क्या विशेषताएँ होती, किसने कौन जनक है या कब आया था उसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कल लाइन कंप्यूटर फिर से देख लेते हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहता है पास्कल लाइन, ठीक है। कब पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कल लाइन कहा जाता है? 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि असेंबली, ये एक असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया जाता है। तो किसमें? दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। देखिए यहाँ से कंप्यूटर जनरेशन से एक और क्वेश्चन है। तो द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 64 तक ईस्वी मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 ईस्वी में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। वर्तमान पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। कब? पाँचवीं पीढ़ी के में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर की एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ पे नहीं है उसको ऐसे मार्क कर दिया करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो रिमोट नहीं है, रिमोट कंप्यूटर में नहीं आता। जबकि डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग ये कंप्यूटर का ऑपरेशन के आधार पर ये कंप्यूटर का एक प्रकार है। क्या है? डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग, रिमोट नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आप देखना चाहें तो इसके बारे में देख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों को निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखभाल, यहाँ तापमान, वोल्टेज, करंट रीडिंग, ये सब जो है एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो 0 से 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में ये तकनीक तीव्र और मतलब गति और इसके परिणाम में शुद्धता होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गए? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के तहत कंप्यूटर के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड, मतलब दोनों का मिक्स, दोनों काम कर सकते हैं। किसी आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो ठीक है, चार्ल्स बेबेज, अभी रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। कह रहे पहली पीढ़ी में के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था, क्या किया जाता था? तो वही है वैक्यूम ट्यूब, मतलब निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। देखिए पीढ़ी से कितना क्वेश्चन आ गया, आई थिंक 5वां 6वां क्वेश्चन पीढ़ी से कंप्यूटर से है। तो जाहिर सी बात है कि ये कंप्यूटर पीढ़ी जो है UPSSC का फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल बन ही रहा है किसी न किसी पेपर में। तो यहाँ से देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण में निर्वात नलिकाओं का प्रयोग हो गया। पंचकार्ड पर आधारित संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की दूसरी, देखिए एक और को यहाँ से पीढ़ी से क्वेश्चन कह रहे कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी? तो इसका हो जाएगा बी, मतलब प्रथनको, मतलब ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इंग्लिश ही ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि ज़्यादा प्रचलित में वही रहता है कि ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अभी हम लोगों प्रथम पीढ़ी में क्या था? निर्वात ट्यूब का, और सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यह सस्ता और बिजली की कम
खपत करता था और वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित है। कहाँ पे? तो पुणे में किया गया। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये देखिए प्रत्यूष ही था, प्रत्यूष से खूब सारे क्वेश्चन में तो 2018 में था। तो अब जैसे ये करंट अगर आप कहीं देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे जो भी सुपर कंप्यूटर आता है ना, एक रिपोर्ट आती है ना, भारत में कौन सा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो थोड़ा उसके बारे में देख लीजिएगा कहाँ पे लगा है, क्या उसके मतलब काम है, जैसे नहीं मौसम से संबंधित है या किसी और चीज़ के बारे में लगाया गया, कहाँ स्थापित किया गया, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इच्छानुसार डेटा का स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का यही काम ही होता है, स्टोरेज, प्रोसेस करना, जानकारी निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग करके डेटा को संरक्षित करता है, प्रोसेसर के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यकता हो डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर सीधे पूछा गया कि कंप्यूटर का जनक कौन है। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे तीसरी चौथी बार है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिना आंसर देखे हुए। 29 का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो पहला प्रयास था अयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। कहाँ पे ये है? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हो। अयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एटनासाफ और उनके छात्र जो थे क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनासाफ बेरी कंप्यूटर मतलब ABC कहा जाता है, 1937 से 42 के बीच में बनाया गया था। ये पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका प्रयोग ऐतिहासिक साबित हुआ। देखिए अगला है दो सूची दी गई, आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि सूची 1 और 2 में, ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे दिया गया है कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एक तरफ दिया मतलब AGC, दूसरे में डेटा स्टोरेज कर सकता है ऐसे करके। तो ये है, इसके बारे में हम लोग सीधे आंसर पे आते हैं क्या दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो AGC है, इसका होगा मैच द फॉलोइंग में वजन 70 पाउंड और आयताकार लगभग 1 घन फुट होता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण शक्ति कितनी है? तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। ठीक है, तो आधुनिक लैपटॉप के बारे में क्या है कि माइक्रो प्रोसेसरों, उच्च क्षमताओं भंडारण का प्रयोग करता है और कार्यालय, कार, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजनों में कंप्यूटिंग कार्यों के लिए सक्षम आधुनिक लैपटॉप। ठीक है, तो ऐसे एक दो इसका टॉपिक अगर आपको पता है तो अच्छे से मैच द फॉलोइंग ईजी हो जाता है। अगर आपको मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि एक दो अगर आपको आंसर पता तो सीधे वहीं से आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? तो आधुनिक रूप से, अब अभी यहाँ पे देखा ना आधुनिक लैपटॉप का क्या काम है, तो वही है डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन है वहाँ से सीधे आप निकाल सकते हैं कि लैपटॉप। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य था डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलाने वाला है, सीधे सीधे हम लोगों ने, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन देखा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि वही कंप्यूटर पीढ़ी और क्या विशेषताएं, क्या टेक्नोलॉजी थी इसके बारे में। तो पहली में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर आ गया, तीसरे में आ गया था एकीकृत सर्किट, अब फोर्थ जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, अब 35 में देखते क्या कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्याओं का उत्तर गिनती करके प्राप्त कर लिया जाता है? तो इसमें क्या फिर से देख लेते हैं क्या कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का
उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, बाइनरी प्रणाली, बाइनरी मतलब 0 से 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व प्रक्रिया करते हैं, वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है और वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। पहली पीढ़ी के, देखिए कितनी बार इनका फेवरेट टॉपिक है कि कंप्यूटर जनरेशन से या जो पीढ़ी वाला जनरेशन वहाँ से कितनी क्वेश्चन आए हुए। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? तो पहली में क्या थी, मतलब मैग्नेटिक ड्रम या चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम मतलब मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों को सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम को मुख्य मेमोरी के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या थे? तो दो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान रखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं, क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है कि 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो इसमें हो जाएगा IBM PC का परिचय। देख लेते हैं कि वर्ष 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मतलब IBM PC 5150 पेश किया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC की क्रांति, मतलब लैपटॉप एक प्रकार समझ लीजिए कि क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गया था। IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश से PC मार्केट की वैधता दी और PC में इंटेल 80088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट और MS वर्ड ऑफ ये सब जो है इसके बाद स्टार्ट हो गया था, जिससे आज देखेंगे तो लैपटॉप इन सब PC का कितना बड़ा मार्केट हो गया। तो इसे बाइनरी संख्या इतने का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1807। बाइनरी संख्या वही है, सीधे ये पूछा गया कि बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो दशमलव समतुल्य होगा इसका 11। तो ये हिसाब से निकाला गया है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप से भंडारण होता है? तो उसका बाइनरी कोड में भंडारण होता है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 से 1 से मिलकर बनती है। बाइनरी संख्या में द्विआधारित संख्या भी कहा जाता है। कंप्यूटर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा का वही भंडारण, वही बाइनरी वाला देख लिया। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, डगलस नाम याद रखिएगा, यहाँ से ये रिपीट हो, बस डगलस याद रखिएगा, उसके बाद आपको नहीं भूलेगा। और अगर आपको और हो तो डगलस एगलबर्ट पूरा याद रखिएगा। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस C एगलबर्ट ने 1960 में किया था, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया था। माउस की पहली बार प्रयोग 1973 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से द्विआधारित सांख्यिकी मतलब बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम ये होगा? तो किसका होगा? तो इसका B वाला होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वही बाइनरी संख्या इसका निकालना है इसका? तो इसमें हो जाएगा ये बाइनरी संख्या। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आ रहा है तो इस पर थोड़ा हमको फोकस करना होगा कि यहाँ भी देखिए बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो बाइनरी संख्या ऐसे होती है 11101, तो ये उदाहरण है बाइनरी संख्या का। ठीक है, तो आपको अगर अभी हम लोग ऊपर वाला ये सब देख रहे होंगे तो याद ही देख के पता चल रहा है कि ये बाइनरी संख्या है, क्योंकि बाइनरी संख्या 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो वही दिया गया कि बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 0-1 अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 0-1 अंक है तो इसी में इसमें 3 और ये सब तो होता नहीं है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य? तो इसका ये हो जाएगा ये। ठीक है, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहा जाता है, बाइनरी संख्या प्रणाली मतलब 0-1 होते हैं ना, तो ये बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 2 नंबर सिस्टम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों का सही संख्या क्या है?
तो बाइनरी संख्या में तो ईजी है ना कि 2 ही होगा ना इसका आंसर, डी मतलब 0 1 है ना, तो वही है 2। तो बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 0 1 अंकों का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल बाइनरी संख्याओं को आसानी से समझ सकता है, 0 और 1 के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? तो 6। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहना है कि ये इन्होंने कहा कि सभी 26 अंकों, ठीक है, सभी 26 अंकों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए 6। ये देखिए इस क्वेश्चन को कि डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि NaND गेट पर बबल्ड गेट समतुल्य होता है, तो इसका हो जाएगा OR, ठीक है, OR ध्यान रखिएगा बस इसको ऐसे इस फॉर्मूलाज के रूप में। अब यहाँ भी यही पूछा गया कि ये इसका क्या है कि संख्या इतना दी गई तो 1 यस कॉम्प्लीमेंट पूरा क्या होगा? तो इसका यही होगा 0 1 1 1 फिर 0 0 0 फिर 1 1 0 ऐसे करके स्टार्ट होती संख्या। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? तो सीपीयू की जो मूल संगणना इकाई है इसको कहते हैं कोर। मूल ऐसे ध्यान रखिएगा, मूल संगणना मतलब कोर। तो कोर सीपीयू की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। एक कोर में उन सभी घटकों का समावेशन होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि अंकगणितीय और तार्किक यूनिट मतलब ALU। हम लोगों ने स्टार्टिंग लिखा था ना पहला क्वेश्चन, तो ALU और रजिस्टर कंट्रोल यूनिट। आधुनिक सीपीयू में अक्सर कई कोर होते हैं जिसमें वे मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन क्षमता कर सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं कई कार्य और उनका बेहतर परफॉर्मेंस आ सकता है, इसलिए आपकी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे कोर यूनिट होते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो इसमें फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब कोई प्रक्रिया रेडी, ठीक है, जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि किसी भी प्रक्रिया मतलब प्रोसेस का जीवन काल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसमें से एक है रेडी स्थिति, ठीक है। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? वह प्रक्रिया पूरी तरह से तैयार है। रेडी मतलब तैयारी से समझते हैं, पूरी तरह से तैयार है सीपीयू पर चलने के लिए, ठीक है। उसके पास आवश्यक संसाधन मतलब रिसोर्सेस हैं लेकिन उसे अभी सीपीयू नहीं मिला क्योंकि सीपीयू से ही कमांड होगा ना। वह बस सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतज़ार कर रही है। इस स्थिति में प्रक्रिया रेडी क्वेरी में होती है और उसे मतलब रेडी क्यू में होती है और उसे सीपीयू खाली होता है जो शेड्यूलर है उसे सीपीयू पर निष्पादित करने के लिए भेजता है। मतलब अगर कोई रेडी है तो उसमें बस अगर सीपीयू से कमांड आएगा तो फिर वो चलने की अवस्था में है। जैसे एक कोई प्रोसेसर है ये तो एकदम तैयार होगा, बस उसमें अगर सीपीयू से कमांड आने लगेगा तो ये चलने लगेगा, बस समझ लिए ऐसी बात हो रही। कह रहे मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर कहते हैं MDR क्या रखता है? तो क्या रखता है इसमें आंसर हो जाएगा मेमोरी में संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जा रहा मान, ठीक है। ए वैल्यू बिगिंग स्टोर टू रिट्रेटिव फॉर्म मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी यहाँ से थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है। यहाँ से समझ लिए कि मेमोरी डेटा रजिस्टर किसका घटक है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने या उसमें डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से उसे डेटा को रखता है। तो स्थायी नहीं अस्थायी रूप से उस डेटा को रखता है। जब सीपीयू मेमोरी से कोई डेटा पढ़ता है या उसे लिखता है तो वह डेटा पहले MDR में रखा जाता है और ये डेटा बस के माध्यम से मेमोरी और सीपीयू के बीच ट्रांसफ़र होता रहता है। कैसे? डेटा बस के माध्यम से ये यहाँ से ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा बस ऐसे ही ध्यान रखिए कि
इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR क्या रखता है, तो यही होगा इसका, तो मेमोरी में संग्रहित या पुनः प्राप्त करने वाला जो डेटा रहता है उसी को मान को ये अपने पास संग्रहित रखता है। कौन? मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहला चैप्टर रहने देते हैं। फिर सेकंड चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे, वही हम लोग देखना है WWW का इतिहास और परिचय से क्या क्या क्वेश्चन आया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो में हम लोग पूरा कंप्यूटर ख़त्म कर देंगे, और जिस हिसाब से डिटेल में या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान के चलिए कि सीधे यहाँ से हम लोग जो एक तो क्वेश्चन बहुत सारे सीधे रिपीट होंगे, प्लस जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं वहाँ से 100% आपको मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन सीधे यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।